हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो कल के क्वेश्चन हैं उसका एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश से कितने गाँव को शिल्प गाँव के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश से जो है 2 गाँव को शिल्प गाँव के रूप में चुना गया है और देश भर से 8 गाँव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी बार बैठक हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो है 17 बार बैठक हुई है साल 2021 में। और सबसे ज़्यादा जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो केरल में। ध्यान रखेंगे कितनी बार? 61 यानी कि 61 बार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो है कवर किया गया है, तो ये दोनों PDF ई बुक आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारोत्तोलक अंचिता सूली ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? तो जो अंचिता सूली हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर के 0.5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? तो इसे जो है अभी गन हिल नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो अभी जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 7 और नए जिले बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ताड़ के तेल, यहाँ पर ताड़ होगा, ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निकाय ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जो भारतीय निकाय है IVPA, इसने जो है जो मलेशिया है उसमें एक निकाय है उसके साथ समझौता करने का जो है MOU पर साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स की जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जो है ये सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D। दोस्तों, अभी क्या है, केंद्र सरकार के अनुसार कुछ आंकड़े जारी किए गए और वो जो आंकड़े हैं वो इस पर आधारित थे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जो है किस राज्य में कितनी है। तो ये जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार ये बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या है। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में पूरे देश में जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्ट्रिक वाहन की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 3,37,180 वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या है। यानी इतने वाहन जो ये सड़कों पर चल रहे हैं। पूरे देश की अगर बात की जाए कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 13,34,385 ये जो है पूरे देश में है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। दोस्तों, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में? तो दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली। जो UT है ये जो है दूसरे नंबर पर है और दिल्ली में इस वक्त 1,56,393 इलेक्ट्रिक वाहन है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका, जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन कितने हैं? तो 1,20,000 इलेक्ट्रिक वाहन जो है वर्तमान में चल रहे हैं सड़कों पर। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी आंकड़े जारी किए गए और उसके अनुसार देश भर में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है वो किस राज्य में है? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में।
दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है कहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैं ये रेड एरिया कर रहा हूँ कवर, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में है उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा ये जो छत्तीसगढ़ है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं बिहार है, और यहाँ पर जो है झारखंड को भी ये टच करता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है राजस्थान हो जाएगा, और ऊपर की ओर आप देखेंगे ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ये हरियाणा हो जाएगा, और इसके साथ ही ऊपर की ओर उत्तराखंड हो जाएगा। और कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर जो है जो हिमाचल प्रदेश है इसको भी जो है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो साझा करती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने राज्य हुए, देखा आपने 8 राज्य हो गए, और एक जो है यहाँ पर यूटी जो दिल्ली है इसकी सीमा को भी जो उत्तर प्रदेश है वो टच करता है। तो कुल मिलाकर के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का 31 जुलाई को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है। तो इसीलिए आपको जब भी जो मैं मैप देता हूँ यहाँ पर और उसमें बताता हूँ कि कौन सा राज्य जो है कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, तो ये अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो क्वेश्चन है पूछा गया, और ये मैंने आपको कई बार कराया, तो जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है ये अच्छे से किया होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप 80 जो है लोकसभा सीटों की संख्या है, और 31 जो है यानी कि 31 राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है इसका पुराना नाम है। उत्तर प्रदेश देश में अगर देखा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है। ध्यान रखेंगे आप, पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये फर्स्ट नंबर पर आता है, और वहीं अगर एरिया वाइज अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश है ये चौथे नंबर पर आता है। ठीक, तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं वो भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, और जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक, और जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह हैं जो आपको याद रखने हैं। और उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो भी ध्यान रखने हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, और जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चंदौली में पड़ता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपको अदर फैक्ट बताते हैं करंट अफेयर्स के अलावा, वो भी आपको अच्छे तरीके से नोट करने हैं, ताकि आप जो है इसे बार बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने किस ऐप के साथ एक MOU साइन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कू ऐप के साथ। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और जो निर्यात प्रोत्साहन विभाग है, तो इसने जो है अभी एक एप्लीकेशन है कू एप्लीकेशन, इसका नाम ध्यान रखेंगे, कू एप्लीकेशन जो है इसके साथ जो है समझौता किया है। दोस्तों जो कू एप्लीकेशन है ये इसको साथ जो समझौता किया है, तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो जो कू एप्लीकेशन है ये जो है अपने यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश की जो एक योजना है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उससे जुड़ी जो सामग्री होगी, जो उत्पाद होंगे हर जिले से संबंधित, तो उनका जो है प्रचार प्रसार का काम करेगा जो कू एप्लीकेशन है, और इसी वजह से जो है इसके साथ समझौता भी किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ODOP से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है किस एप्लीकेशन के साथ समझौता किया, तो ध्यान रखेंगे कू एप्लीकेशन के साथ। और दोस्तों जो कू एप्लीकेशन होगा ये जो है 10 भाषाओं में जो है देश भर में प्रचार प्रसार का जो है काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की विशालकाय प्रतिमा स्थापित होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। दोस्तों जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी एक प्रतिमा जो है हमारे
राज्य की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर जो है स्थापित की जाएगी। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है ये दुनिया में जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की जो है सबसे ऊंची ये प्रतिमा होगी दुनिया भर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, केवल चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर बात की जा रही है कि इनकी जो है जहाँ पर प्रतिमाएँ हैं सभी जगहों पर, तो उनमें से जो है ये सबसे ऊँची होगी। दोस्तों ये जो प्रतिमा है ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एवं हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन HRA द्वारा ये जो प्रतिमा है वो स्थापित की जा रही है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 151 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और दोस्तों जो आज़ादी की 116वीं जयंती है, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी जो 116वीं जयंती है उस मौके पर जो है इस प्रतिमा का भूमि पूजन किया गया है, यानी कि इसका शिलान्यास किया गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है, तो हमारे लखनऊ में जो है ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है, शिलान्यास इसका किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल सरकार ने। दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने जो है अभी राज्य के सभी आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है। और ये जो योजना है वो कौन सा मंत्रालय जो है इसका संचालन करेगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना रहेगी। दोस्तों केरल सरकार जो है उसने जो आंगनबाड़ी में बच्चे हैं उनके लिए जो है दूध और अंडे को शामिल करने की बात कही है, और उसके लिए जो है केरल सरकार ने 61.5 करोड़ रुपए आवंटित भी की है। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत जो छात्र होंगे, जो बच्चे होंगे आंगनबाड़ी के, तो उन्हें जो है किस तरह से दूध और अंडे का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो बच्चे हैं उन्हें जो है साल भर में 44 सप्ताह यानी कि 10 महीने के लिए जो है ये योजना जो है चलाई जाएगी एक साल में। तो उसमें क्या होगा कि एक सप्ताह में जो बच्चे हैं उन्हें 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा और सप्ताह में 2 बार एक अंडा दिया जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो आंगनबाड़ी में बच्चे हैं उनको दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल सरकार ने। दोस्तों केरल की यहाँ पर बात है तो केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले मैप में देखेंगे कि जो केरल है ये मैप में कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर जो इंडिया का मैप है नीचे की ओर पड़ता है केरल। दोस्तों जो केरल है ये किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है, तो आपके कर्नाटक हो जाएगा और आपका तमिलनाडु, केवल 2 ही राज्य हैं जिनकी सीमा को केरल टच करता है। दोस्तों केरल की अगर बात करें कि इसकी कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनरई विजयन, और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 20 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। ये भी दोस्तों पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट के, तो उनको भी आपको याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी, तो ये आपकी जो है केरल हो जाएगा, केरल हाईकोर्ट। ध्यान रखेंगे आप, केरल हाईकोर्ट। अगला है देश की पहली वाटर मेट्रो जो है ये कहाँ पर चलाई गई, तो देश की जो पहली वाटर मेट्रो है ये चलाई गई है कोच्चि में। ध्यान रखेंगे केरल के कोच्चि में जो है देश की पहली वाटर मेट्रो चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये बना है केरल। केरल जो है पहला राज्य बना है। अगला है कि कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य, थय्यम और जो थुलाल नृत्य हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये जो है सभी केरल के नृत्य हैं। और इनमें से जो आपका ये कथकली है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला है साइली मोबाइल एप्लीकेशन, ये किस राज्य सरकार ने जो है लॉन्च किया था, तो ध्यान रखेंगे केरल सरकार ने इसे लॉन्च किया। अगला है सुरक्षा मित्र परियोजना, तो ये भी कहाँ से संबंधित हो जाएगी, केरल से जो है ये योजना संबंधित हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है, तो आंसर आपका हो जाएगा केरल। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं केरल से संबंधित अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुशीला देवी ने जूडो में कौन सा पदक जीता, तो जो सुशीला देवी हैं इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसमें जो हमारा देश भारत है उसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है
चल रहा है, तो उसी में देखा जाए कि जो सुशीला देवी हैं, सुशीला देवी लिकमा बाम, पूरा नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो है अभी रजत पदक जीता है देश के लिए। और किस प्रतियोगिता में, तो ध्यान रखेंगे जूडो में। अभी तक जो मेडल जीते गए तो वो सारे वेट लिफ्टिंग में जीते गए, लेकिन जो सुशीला देवी हैं इन्होंने जूडो में ये मेडल जीता। कौन सा? सिल्वर मेडल। और कितने किलोग्राम भार वर्ग में, तो ध्यान रखेंगे 48 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता गया। इसके अलावा दोस्तों जो विजय कुमार यादव है, इन्होंने भी जो है एक मेडल जीता। किसमें? जूडो में। जूडो में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और कितने किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में? तो पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में। इसके अलावा एक और मेडल जीता गया, तो हरजिंदर कौर ने जो है महिलाओं की 71 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 212 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया, और इसी के साथ इन्होंने देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों इनकी बात करें, जो हरजिंदर कौर हैं, इन्होंने जो 212 किलोग्राम वजन उठाया है, तो जो 2 मॉड्यूल थे, स्नैच उसमें इन्होंने 93 किलोग्राम, और जो क्लीन एंड जर्क प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने 119 किलोग्राम का भार उठाया। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो भारत ने जो है अभी तक 9 मेडल जीत लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जिसमें कि 3 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, जो विजय कुमार यादव और जो हरजिंदर कौर हैं, ये यहाँ पर विजय कुमार यादव हैं, ये हरजिंदर कौर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो डॉक्टर सुजॉय लाल को। दोस्तों जो सशस्त्र सीमा बल है SSB, इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन, तो उन्हें जो है 1 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जो SSB के महानिदेशक थे उन्हें जो है ITBP का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। दोस्तों जो डॉक्टर थाउसेन हैं ये 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं, और इन्हें जो प्रभार सौंपा गया है अतिरिक्त ITBP का, तो ये किसने सौंपा? तो नाम ध्यान रखेंगे उनका भी, तो जो IPS हैं संजय अरोड़ा, उन्होंने जो है इन्हें ये कार्यभार सौंपा। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन, और अभी जो है ITBP के भी ये महानिदेशक बन गए हैं कार्यवाहक। कौन से? डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग किसने जीता? तो ये जीता है तानिया सचदेव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है वो जो है आयोजित किया जा रहा है, और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में आयोजित किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के चेन्नई में जो है 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों कब से कब तक ये आयोजित होगा? तो 28 जुलाई से लेकर के ये 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक, 44वां शतरंज ओलंपियाड। अब बात करें जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है, इसमें ओपन और महिला वर्ग का जो खिताब है वो किसने जीता? तो ये तानिया सचदेव ने जीता। ठीक, ध्यान रखेंगे, तानिया सचदेव ने जो है ये खिताब जीता है 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर में। इन्होंने हराया कैसे? तो हंगरी के खिलाफ जो है इन्होंने भारत के लिए जीत दर्ज की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान जो है महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो तानिया सचदेव ने। किसे हराया? हंगरी को। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने पायलटों को कितने साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति दी है? तो 65 साल तक जो है ये अनुमति दे दी गई है। दोस्तों जो एयर इंडिया है उसने अपने पायलटों को जो है विमान उड़ाने की जो अधिकतम आयु है वो 65 साल कर दी है, कि 65 साल तक जो पायलट हैं वो विमान उड़ा सकेंगे। दोस्तों जो अभी एयर इंडिया में सेवानिवृत्त की उम्र थी वो 58 साल यानी कि 58 साल थी, और अभी जो है इनकी एज को बढ़ाया गया है और 65 जो है उनकी विमान उड़ाने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों अधिकतर अगर देखा जाए कि और भी जो एयरलाइन है उनमें जो पायलट हैं उनके विमान उड़ाने की जो अधिकतम आयु है वो 65 साल कर दी गई है, तो अभी जो है एयर इंडिया में भी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को जो है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हर साल 1 अगस्त को दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस 1 अगस्त को क्यों मनाया जाता है?
तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अगस्त को जो है 1989 में जो स्विट्जरलैंड में अंग्रेज़ी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली, इन्होंने जो है WWW को खोजा था। इनके द्वारा जो है इसे बनाया गया था 1989 में। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लोगों के लिए जो है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 1991 में आम लोगों के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों जो टिम बर्नर्स ली हैं, इन्होंने WWW की खोज की है और इसके साथ ही इन्होंने HTTP है, HTML है और जो WWW ब्राउज़र है और एक सर्वर और पहली वेबसाइट जैसी महत्वपूर्ण जो खोजें हैं वो टिम बर्नर्स ली ने की हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ से आपकी जो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस है ये कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों जो WWW है ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आने हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब काफ़ी आसान है और सभी को याद भी होगा, तो ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे फिदेल रामोस, इनका हाल ही में निधन हो गया। कितने साल की उम्र में? तो 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों इनका जो निधन है वो किस वजह से हुआ है, तो एक रिपोर्ट आई है मीडिया रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार बताया गया कि ये जो है कोविड से पीड़ित थे, उसी वजह से इनकी जो है निधन हुआ है। दोस्तों जो ये फिदेल रामोस हैं ये फिलीपींस के किस समय जो है राष्ट्रपति रहे थे? तो साल 1992 से साल 1998 तक जो है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे, 12वें राष्ट्रपति। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों इनके जो मृत्यु की पुष्टि है, मृत्यु की जो सूचना है वो किसके द्वारा दी गई है? तो जो फिलीपींस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं रोज बीट्रिक्स क्रूज एंजेल्स, इन्होंने जो है इनकी मौत की पुष्टि की है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो फिदेल रामोस का निधन हुआ ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे आप, फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये थे 3 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, मेरा भाई चानू। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपको कोई भी वीडियो में समस्या है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।